नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित परीक्षाओं में इंडियन ज्योग्राफी से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनको विस्तृत व्याख्या के माध्यम से कंप्लीट कराया जा रहा है। इस क्रम में आज की क्लास में दक्षिण भारत की नदियों को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो देखिए यहाँ पर जो विकल्प में नदियों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो गोदावरी नदी है ये सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 149 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर गोदावरी नदी के संदर्भ में परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको कवर करते हैं। सबसे पहली बात उठती है कि जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है। तो याद रखेंगे, गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान पर जो पहाड़ी है वहां से निकलती है। क्लियर है? ये स्पष्ट हो गया कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है। अगर हम बात कर लें कि गोदावरी की कुल लंबाई, तो याद रखिएगा 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और जल ग्रहण देखें तो गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो है 3,13,812 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? अगर हम नाम की बात कर लें तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। यहां पर यह भी याद रखिएगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के अलावा गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो तीन नाम, बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा, दक्षिण की गंगा और बृहद गंगा। क्लियर है? अब जो विकल्प में अन्य नदियों के नाम दिए गए थे, जरा उनकी लंबाई और उनके जल ग्रहण क्षेत्र को भी देख लीजिए। अगर हम बात कर लें कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो है 1401 किलोमीटर और जो कृष्णा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है वो है 2,58,948 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? अगर हम बात कर लें महानदी की, तो महानदी की जो लंबाई है वो है 851 किलोमीटर और जो महानदी का जल ग्रहण क्षेत्र है वो है 1,41,589 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात कर लें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी का जो लंबाई है वो है 1,312 किलोमीटर और नर्मदा नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो है 98,796 वर्ग किलोमीटर। 98,796 वर्ग किलोमीटर ये नर्मदा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिए गोदावरी नदी के संदर्भ में कि जो गोदावरी नदी है ये भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। कहने का तात्पर्य यह है कि गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरे अर्थ में कहें तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। क्लियर? इतनी बातें स्पष्ट हो गई। अगर हम यहीं पर बात कर लें गोदावरी नदी की सहायक नदी की, क्योंकि सहायक नदी से प्रश्न बनते हैं, तो याद रखिएगा अगर हम बात करें महत्वपूर्ण सहायक नदियों में, तो प्राणहिता ये गोदावरी की सहायक है। इसके अलावा पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, प्रवर, पूर्णा, ये सभी किसकी सहायक नदी हैं? गोदावरी की सहायक नदी हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि गोदावरी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मंजीरा। और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा गया? पूछा गया कि हैदराबाद के पास एक कृत्रिम जलकुंड है जिसका नाम है निजाम सागर, और ये निजाम सागर जो कृत्रिम जलकुंड है किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका जवाब क्या होगा? गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा पर बनाया गया है कृत्रिम जलकुंड जिसका नाम है निजाम सागर, और किसके समीप है? हैदराबाद के। क्लियर है? तो इस फैक्ट को भी आप इसके साथ कोरिलेट कर लेंगे। क्लियर है? एक प्रश्न और बनता है, यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। क्लियर है? तो इसमें यह याद रखेंगे कि अभी आपने ये पढ़ा है कि महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से गोदावरी का उद्गम है। इसका मतलब यह हो गया कि गोदावरी नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है? पश्चिमी घाट से। क्लियर है? तो आप कहेंगे कि पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है और अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। और याद रखिएगा गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण करती है। क्लियर है? तो ये था 360 डिग्री में गोदावरी नदी के संदर्भ में। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वो कौन से राज्य हैं? तो देखिए एक बात स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि जो गोदावरी नदी है वो 7 राज्यों से होकर बहती है। अब 7 राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। क्लियर है? ये 7 राज्य ऐसे हैं जहां से गोदावरी नदी निकलती है। अब विकल्प में देखिए कि ये राज्य किसमें है। तो देखिए टोटल राज्य तो है नहीं, लेकिन डी विकल्प को आप देखिए, यहां पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दिया गया। क्लियर है? इन सभी राज्य से गोदावरी नदी जाती है, इसलिए आपका यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। और इसमें कौन से राज्य छूट गए हैं? इसमें तेलंगाना छूटा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। क्लियर है? ये राज्य इसमें छूटे हैं। क्लियर? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 150 का डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए। अब देखिए यहां पर स्टार लगा है, इसमें बताया गया है कि ये जो प्रश्न है इसमें आयोग के द्वारा बी विकल्प माना गया है।
जबकि इसमें डी विकल्प सही होना चाहिए। क्लियर है? यानी ये प्रश्न बाद में विवादित हो गया। हालांकि गोदावरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को लेकर कोई विवाद नहीं है, ये 7 राज्यों से होकर ही जाती है। क्लियर है? यहां पर अगर राज्यों के नाम देख लें तो ये देखिए महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़। क्लियर है? तो यहां पर आप देख रहे हैं 7 राज्य हो रहे हैं जहां से गोदावरी नदी निकलती है। स्पष्ट याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 151 और पूछा जा रहा है आपसे कि नासिक अवस्थित है किस नदी के किनारे। अभी आपने पढ़ा प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में सबसे पहला पॉइंट हमने कहा कि गोदावरी का उद्गम स्थल कहां पर है, तो आपने ये कहा था कि पश्चिमी घाट के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम है, और ये पड़ता कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो आपने उद्गम स्थल ही बता दिया था जिला नासिक, तो इसका सही जवाब क्या होगा प्रश्न संख्या 151 का? तो यहां पर सही जवाब होगा विकल्प सी, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला देखिए, सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। देखिए यहां पर एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि नासिक को तो आपने देख लिया कि गोदावरी नदी के किनारे है, नासिक में कुंभ लगता है, वो किस नदी के तट पर? तो नासिक ही गोदावरी नदी के तट पर है, तो कुंभ किस नदी के तट पर लगेगा? गोदावरी नदी के तट पर। यह भी बात आप ध्यान में रखेंगे। और जैसे कि पूर्व में चर्चा हो चुकी है कि गोदावरी नदी को उसकी आयु, आकार और लंबाई के आधार पर बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट है? अगली नदी की तरफ चलते हैं। अगली नदी है कृष्णा नदी, और यहां से इससे संबंधित प्रश्न होंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए नहीं वाले जो प्रश्न होते हैं इनको जरा गंभीरता से आप अटेम्प्ट किया करें। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है इसमें तेल नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नहीं है। क्लियर है? याद रखेंगे। तो इसलिए प्रश्न संख्या 152 का आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा कि जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है उसमें भीमा, डान और तुंगभद्रा होगा, लेकिन तेल नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो फिर ये प्रश्न बनता है कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखेंगे तेल नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है। क्लियर है? तेल नदी किसकी सहायक है? महानदी की सहायक नदी है। इसलिए याद रखेंगे प्रश्न संख्या 152 का यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अब आइए जरा कृष्णा नदी को भी थोड़ा देख लेते हैं। सहायक नदी पर चर्चा करने से पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है। क्लियर है? तो ये स्पष्ट याद रखेंगे कि जो कृष्णा नदी है ये कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। क्लियर है? ये कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर के निकट से। तो पूरी बात याद रखेंगे और जिला भी याद रखेंगे। जैसे आपसे पिछले प्रश्न में पूछ लिया गया नासिक के संदर्भ में कि नासिक किस नदी के किनारे है, तो ये भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सतारा जिले के संदर्भ में। तो इसलिए याद रखेंगे महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है कृष्णा नदी। इट मीन्स गोदावरी और कृष्णा दोनों पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां हैं। क्लियर है? अब संभावित प्रश्न पर भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं। क्लियर है? और ये भी बात याद रखेंगे कि कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है। क्लियर है? और अपना जल कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। और एक बात और याद रखिएगा, अगर इस एग्जैक्ट बात करें तो कृष्णा नदी जब बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं तो वो आंध्र प्रदेश के निकट मसूलीपट्टनम से वो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया? यहां पर एक बात और याद रखिए कि जो कृष्णा नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्लियर है? तो अभी आपने देखा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? गोदावरी। क्लियर है? यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर हम कृष्णा नदी के लंबाई को देख लें तो यह है 1401 किलोमीटर, और अगर इसका अपवाह क्षेत्र देखें तो इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? तो याद रखेंगे 2,58,948 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदी की, जिससे रिलेटेड यह प्रश्न पूछा गया था। क्लियर है? तो जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है उसमें कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ये इसकी सहायक नदी है। मूसी से भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर है? और तेल नदी किसकी सहायक नदी? महानदी की सहायक नदी है। देखिए सहायक नदी से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपने देखा कि यह है। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है इसमें सहायक नदी में तुंगभद्रा और भीमा ये दोनों नाम भी कई बार पूछे गए। क्लियर है? तो ये भी याद रखेंगे तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। क्लियर है? अगला देखिए जाए, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 153 पूछा जा रहा है कि तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदी है? तो याद रखेंगे तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। इसलिए प्रश्न संख्या 153 का यहाँ जो सही जवाब होगा वो विकल्प डी सही हो जाएगा। तुंगभद्रा और भीमा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। क्लियर है? ये भी बात ध्यान रखेंगे। और एक बात और याद रखिए, कई बार ये भी पूछा है कि तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन सी पॉपुलर है? तो याद रखिएगा हगरी। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी है। क्लियर है? इसको वेदावथी भी कहते हैं। क्लियर है? तो वेदावथी लिखा रहे या हगरी, ये किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। और एक बात और यहां पर याद रख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो कृष्णा नदी है
इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। मैं फिर से बता रहा हूं, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तो आप क्या कहेंगे? तुंगभद्रा। और अगर ये कहा जाए कि कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी तो आप कहेंगे भीमा। इसीलिए इससे संदर्भित प्रश्न बनाया गया। कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा और कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी भीमा। इसको जरूर याद रखिएगा। क्लियर है? और एक बार प्रश्न पूछा गया था कि विजयवाड़ा जो है किस नदी के तट पर है, तो याद रखेंगे विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर है। क्लियर है? तो ये सभी बातें जो है आपको ध्यान में रखना है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कोलेरू के बारे में, तो याद रखिएगा कोलेरू क्या है? ये एक मीठे पानी की झील है। और याद रखेंगे कोलेरू जो मीठे पानी की झील है ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में है। क्लियर है? और ये जो कोलेरू झील है इसे रामसर घोषणा के तहत भी आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। क्लियर है? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है और ये सभी ऐसे तथ्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए। क्लियर है? तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही। अगला देखिए, पूछा रहा है कि कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो जो कृष्णा नदी जल विवाद है ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कोई विकल्प नहीं जिसमें इन तीनों राज्यों का नाम है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कर्नाटक और महाराष्ट्र लेते हैं तो यहाँ पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी है। क्लियर है? यहाँ आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र भी है। तो इसलिए ये प्रश्न क्या हो जाएगा? विवादित हो जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखिएगा कि जो कृष्णा नदी जल विवाद है ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चला रहा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, कृष्णा नदी जल विवाद। ठीक है? ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न संख्या 155। यहाँ पर कृष्णा नदी के संदर्भ में स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। अब जरा इसका जवाब दीजिए। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि कृष्णा पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। अब देखिए इस फैक्ट को आप भली बात जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है, जो सबसे लंबी नदी है, वो कौन सी है? गोदावरी है। और मैंने आपसे इस तरह भी कहा था कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। तो स्पष्ट हो गया कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। लेकिन यहाँ कहा क्या रहा है? ये कह रहा है कृष्णा नदी, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? और गोदावरी के बारे में आपको पता है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर से, महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के पास। क्लियर है? दूसरा कह रहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र के हिस्सेदार किसके? कृष्णा नदी के। तो अभी आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा है कि जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र है इन्हीं के बीच में ये जल विवाद है। क्लियर है? तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र के हिस्सेदार हैं। क्लियर है? अगला कह रहा है कि पूर्णा कृष्णा की सहायक नदी है। तो ये भी बात यहाँ पर क्या है? पूर्णा कृष्णा की सहायक नदी, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्यों गलत? इसलिए है क्योंकि याद करिए कि जब गोदावरी का मैं आपको सहायक नदी बता रहा था तो उस समय मैंने आपसे बताया था कि गोदावरी की सहायक नदी में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इंद्रावती, मंजीरा, प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा। क्लियर है? तो आपने देखा कि पूर्णा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है, न कि कृष्णा की। इसलिए यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो गया। अगला कह रहा है कि नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका जो चौथा स्टेटमेंट है वो सही है। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा सही हो रहा है। तो दूसरा चौथा के आधार पर यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए कृष्णा नदी के उद्गम के बारे में हमने आपको बता दिया कि कृष्णा नदी का उद्गम क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर चोटी, यानी ये पश्चिमी घाट से निकलती है। महाबलेश्वर से पश्चिमी घाट से निकलती है। और किस जिले से? तो महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले से। क्लियर है? डेल्टा बनाती है। और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य होते हुए ये प्रवाहित होती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है और डेल्टा बनाती है। और ये जल कहाँ, किसके समीप गिराती है? तो ये आंध्र प्रदेश के निकट मसूलीपट्टनम में ये अपना जल वहां से गिराती है। क्लियर? अब यहाँ पर अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 1401 किलोमीटर है। अब ये बताया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? गोदावरी नदी। चर्चा हो चुकी है, 1465 किलोमीटर त्र्यंबकेश्वर से निकली है। और पूर्णा की बात की गई है तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये गोदावरी की सहायक नदी है। और नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश राज्य में है। क्लियर है? सारी स्पष्ट हो गई बातें। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 156 और पूछा जा रहा है हगरी सहायक नदी है। अब देखिए अभी चर्चा हुई थी कि तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है हगरी, और इसको वेदावती के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो हगरी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 156 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। ये जो हगरी है ये किसकी सहायक नदी? तुंगभद्रा की। तो प्रश्न संख्या 156 का डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी है ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बहती है। क्लियर है? तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी या वेदावती ये कहाँ पर प्रवाहित होती है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। और ये देखिए इसका दूसरा नाम वेदावती भी लिखा हुआ है। यह दो नदियों से मिलकर बनी है, वेदा और अवथी। क्लियर है? वेदा और अवथी से मिलकर बना है वेदावती, जो कि तुंगभद्रा की सहायक नदी है जिसको हगरी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। और आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग से ये निकलती है। क्लियर? अगला देखिए, अगली जो नदी है वो है कावेरी। और यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी ये किसकी सहायक नदी है?
देख रहे हैं, सहायक नदी से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, कावेरी की ये सहायक नदियां हैं। क्या नाम है? अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 157 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। अब देखिए, कावेरी नदी की बात हुई है, तो जरा कावेरी नदी के उद्गम पे पहले बात कर लीजिए, क्लियर है, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में एक पहाड़ी है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, क्लियर है। उसी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम हुआ है, क्लियर है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, क्लियर है। अब आइए मूल प्रश्न पर, कावेरी की सहायक नदी पर। कावेरी की सहायक नदी में 3 नाम आप जान चुके हैं, अमरावती, भवानी और हेमावती और काबिनी भी। तो ये तो आपने 4 नदी देख ली। इसके अलावा होनुहोल, सिमसा, हिरंगी, अर्कावती, सुवर्णवती, लोकपावनी, ये सभी क्या है? कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो इनके नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्लियर है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 158, ये कावेरी के उद्गम स्थल से ही है। और मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र ब्रह्मगिरी की पहाड़ी में है, क्लियर है। और किस जगह पर है ये? तो ये कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है जहां से कावेरी नदी निकलती है। यहां पर एक बात याद रखिएगा, अगर हम कावेरी नदी की लंबाई की बात कर लें तो ये 800 किलोमीटर लंबाई है। अगर बात करें कि किन किन राज्यों से होकर जाती है, तो कावेरी नदी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से बहती है और अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और याद रखेंगे, शिव समुद्रम जलप्रपात की बात हो या श्रीरंगपट्टनम द्वीप की, वो इसी नदी पर स्थित है, यानी कावेरी नदी पर स्थित है, क्लियर है। तो ये बात भी आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात और श्रीरंगपट्टनम द्वीप के अलावा श्रीरंगम द्वीप भी जो है वो भी किस पर है? कावेरी नदी पर है। श्रीरंगम द्वीप भी जो है कावेरी नदी, तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जैसे आपने यहाँ पर कावेरी नदी के उदाहरण देख लिए कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, इन पर डिटेल चर्चा हो गई। यहाँ पर कावेरी नदी के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि जो कावेरी नदी है, इस कावेरी नदी को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं, क्लियर है। स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि कावेरी नदी को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, क्लियर, स्पष्ट हो गया ये बात। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि लक्ष्मण तीर्थ जो है ये भी सहायक नदी है किसकी? कावेरी की। ये भी प्रश्न पूछा गया कि लक्ष्मण तीर्थ किसकी सहायक नदी है, तो याद रखेंगे कावेरी की। कावेरी नदी के बारे में एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सी ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल का प्रभाव रहता है, तो वो कौन सा है? यानी जल का जो प्रवाह है वो किस नदी में, मतलब प्रायद्वीपीय नदी में किस नदी में वर्ष भर जल का प्रवाह रहता है, तो आपका जवाब क्या होगा? कावेरी नदी, क्लियर है। यानी प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी नदी में वर्ष भर जल का प्रवाह रहता है, क्लियर है। अब कारण क्या है? तो कारण आप जानते हैं, दोनों मानसून का प्रभाव, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव। देखिए, ये जो ऊपरी इसका जल ग्रहण क्षेत्र है यानी कर्नाटक के क्षेत्र में, वहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से वर्षा प्राप्त हो जाती है। और जो इसका निचला जल ग्रहण क्षेत्र यानी तमिलनाडु के क्षेत्र में, यहां पर आप जाड़े के समय में जो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है उससे जल मिल जाता है। तो यही कारण है कि यहां पर कावेरी नदी वर्ष भर जल प्रवाह इसमें रहता है, क्लियर। अगला देखिए, अगली जो नदी है वो है दामोदर नदी। अगली नदी का नाम क्या है? दामोदर नदी, क्लियर। अब आइए दामोदर नदी के संदर्भ में देखते हैं और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो देखिए, भ्रंश घाटी का नाम जब भी आए तो तुरंत आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए, नर्मदा और ताप्ती, क्लियर। अब हम लोग बात कर रहे हैं आज दामोदर नदी पर, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा कि दामोदर नदी जो है ये भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। अब आइए जरा दामोदर नदी को डिटेल में देखते हैं। देखिए, एक बात आपको ध्यान में रखना है, फिर वही बात कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो देखिए, जो दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार, झारखंड में छोटा नागपुर पठार के पलामू पहाड़ी से निकलती है, क्लियर। और दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, क्लियर। तो ये बात स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि जो दामोदर नदी है वो झारखंड में छोटा नागपुर पठार के पलामू पहाड़ी से निकलती है और दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, क्लियर। यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखना है कि आसनसोल के पास पश्चिम बंगाल के डेल्टा भाग में ये इसमें प्रवेश करती है और रूपनारायण नदी के जल को ग्रहण करते हुए ये हुगली नदी में विलीन हो जाती है, क्लियर। तो दामोदर नदी रूपनारायण नदी के जल को ग्रहण करते हुए ये हुगली नदी में विलीन हो जाती है। अगर हम बात कर लें दामोदर नदी के लंबाई की,
तो 592 किलोमीटर दामोदर नदी की लंबाई है और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो 22,000 वर्ग किलोमीटर में है। क्लियर। और याद रखिएगा, निरंतर आती हुई बाढ़ के कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्लियर। तो याद रखेंगे, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। और अगर हम बात कर लें दामोदर की सहायक नदी की, तो दामोदर की सहायक नदी में कोनार, बराकर, जमुनिया और बरकी, ये सभी किसकी सहायक नदी हैं? तो याद रखेंगे, ये सभी सहायक नदी हैं किसकी? दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। क्या नाम है इनका? कोनार, बराकर, जमुनिया और बारकी। क्लियर है। तो ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है। किसके संदर्भ में? दामोदर नदी के। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो क्या नाम है? दामोदर जिसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो अभी आपने ये बात पढ़ी थी कि रूपनारायण नदी के जल को ग्रहण करती हुई हुगली में विलीन हो जाती है। तो दामोदर नदी किसकी सहायक नदी हो गई? हुगली की। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 160 का बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। याद रखिएगा, इस पर पूर्व में चर्चा हो चुकी है कि दामोदर नदी झारखंड में छोटा नागपुर पठार के पलामू पहाड़ी से निकलती है। क्लियर। इस पर चर्चा हो चुकी है। और कोनार, जमुनिया, बराकर इसकी सहायक नदी है किसकी? दामोदर नदी की सहायक नदी है। क्लियर। कोनार, बराकर और जमुनिया। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो कोलकाता बंदरगाह है, जिसे पूर्व का लंदन कहते हैं, ये किस नदी पर है? तो ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। क्लियर। अगला देखिए, यानी दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो कौन है? हुगली। और हुगली नदी पर कौन सा बंदरगाह? कोलकाता बंदरगाह। और इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको पूर्व का लंदन कहते हैं। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? जैविक मरुस्थल किसको कहते हैं? तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी जो कि हुगली जिसकी सहायक नदी है, ये दामोदर नदी जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब ये प्रश्न उठता है कि जो दामोदर नदी है, इसको ये क्यों कहते हैं कि जैविक मरुस्थल है? तो याद रखिएगा, दामोदर नदी में जो व्याप्त जल प्रदूषण है, इस कारण इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है। यानी बायोलॉजिकल डिजर्ट कहा जाता है किसको? दामोदर नदी को। क्यों? क्योंकि इसमें जो जल प्रदूषण है उसके कारण। और याद रखेंगे, यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। कौन? दामोदर। और जो गिरिडीह और दुर्गापुर का जो बीच का पैच है, उस पे ये क्षेत्र जो है जैविक मरुस्थल कहलाता है। क्लियर। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे किसके संदर्भ में? दामोदर नदी के संदर्भ में। अगले प्रश्न पर चले। अगला है प्रश्न संख्या 162 और ये कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। इसको सॉल्व करिए। पहले स्टेटमेंट कथन ए में कहा जा रहा है कि दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। क्लियर है। तो ये बात स्पष्ट है कि जो दामोदर नदी है पश्चिम बंगाल में दुख की नदी, ठीक है, या दुख की नदी के अलावा आपने ये क्या कहा था कि शोक की नदी है। क्लियर है। बंगाल के लिए शोक है, यही तो बात हुई थी कि बंगाल के लिए दामोदर नदी क्या है? शोक है। इसीलिए कहा गया कि बंगाल में ये दुख की नदी है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब कारण बताया जा रहा है कि दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है और निचले भाग में बहुत धीमा हो जाती है। क्लियर है। तो ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात भी सही है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पर स्टेटमेंट भी सही है और कारण भी, रीजन भी सही है और उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 162 का ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों कथन सही है और आर ए की व्याख्या भी करती है। क्लियर। अगला यहां पर दामोदर नदी के संदर्भ में कुछ और बातें आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था कि हजारीबाग और रांची के पठार को कौन अलग करती है? तो याद रखेंगे, दामोदर नदी जो है ये हजारीबाग और रांची के पठार को अलग करती है। दूसरी, ये जो दामोदर नदी बेसिन है ये कोयला भंडार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्लियर है। तो दामोदर नदी बेसिन किसके लिए फेमस है? कोयला भंडार के दृष्टिकोण से फेमस है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो दामोदर नदी है ये अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का उदाहरण है। क्लियर है। अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का मतलब सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न को सपोर्ट करती है। कौन? दामोदर नदी। क्लियर है। ये भी बात आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे। अब अगले तरफ चलते हैं। अगली नदी है महानदी। यहां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा में डेल्टा बनाती है कौन? महानदी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 163 का बी विकल्प सही हो जाएगा। उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। क्लियर है। अब देखिए, महानदी के संदर्भ में कुछ बातें आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं महानदी के उद्गम स्थल की। देखिए, अगर महानदी के उद्गम स्थल की बात करें तो महानदी छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में सिहावा पहाड़ी से निकलकर ये पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए कटक उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। क्लियर है। तो महानदी छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में सिहावा पहाड़ी से निकलती है और उड़ीसा राज्य के कटक के समीप ये अपना डेल्टा बनाती है। क्लियर। तो यह स्पष्ट हो गया कि उड़ीसा में ही अपना डेल्टा कौन बनाती है? महानदी अपना उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। अगर हम महानदी की लंबाई की बात कर लें तो 851 किलोमीटर लंबाई है महानदी की। और जो महानदी का जल प्रवाह क्षेत्र है वो कितना है? 1,00,000
41,589। ठीक है, 1,41,589 वर्ग किलोमीटर ये किसका जल प्रवाह क्षेत्र है? तो याद रखेंगे महानदी का जल प्रवाह क्षेत्र। क्लियर है? तो इतनी बात आपको यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी है। और महानदी जो है ये अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 164, पूछा जा रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से पढ़ रखा है कि पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियां यहाँ पर हैं। तो आप ये जानते हैं कि कृष्णा नदी भी पश्चिमी घाट से निकलती है। फिर उसके बाद आप ये जानते हैं कि गोदावरी भी पश्चिमी घाट से निकलती है और वैगई नदी भी पश्चिमी घाट से निकलती है, जिसमें से आप आज की क्लास में कृष्णा नदी और गोदावरी नदी को पढ़ चुके हैं। गोदावरी नदी आपने बिल्कुल स्पष्ट पढ़ा है कि जो गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है, और वहीं कृष्णा नदी के बारे में आपने पढ़ा है कि कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास से निकलती है। क्लियर? तो स्पष्ट हो गया कि ये दोनों जो है ये पश्चिमी घाट की नदियां हैं। बात कर लें अगर वैगई की, तो वैगई के संदर्भ में अभी चर्चा नहीं हुई है, तो जरा उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं वैगई नदी को। याद रखिएगा, ये जो वैगई नदी है ये नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। ये तमिलनाडु के मदुरई जिले के वरुशनाद एक पहाड़ी है, क्या नाम है? वरुशनाद, वहीं से ये निकलती है। क्लियर? तो याद रखेंगे जो वैगई नदी है ये पश्चिमी घाट से निकलती है, ये तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले के वरुशनाद पहाड़ी से निकलती है। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो वैगई नदी है वहां से मदुरई से रामनाथपुरम होते हुए फिर पाक की खाड़ी में समाहित हो जाती है, यानी मन्नार की खाड़ी में गिरती है। क्लियर है? तो वैगई नदी के भी बारे में आपको पता चल गया कि वैगई नदी भी पश्चिमी घाट से निकलती है, कृष्णा नदी भी और गोदावरी नदी। और कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो जवाब होगा महानदी। क्यों? क्योंकि महानदी के संदर्भ में आपने ये पढ़ लिया है कि महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पहाड़ी से निकलती है। क्लियर? तो यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? महानदी के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिहावा से निकलती है, और गोदावरी नदी को अभी हमने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है। कृष्णा नदी पर भी चर्चा हो गई है कि कृष्णा नदी महाबलेश्वर से, और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। क्लियर है? और वैगई नदी को हमने बिल्कुल स्पष्ट बताया कि तमिलनाडु के मदुरई जिले के वरुशनाद पहाड़ी से निकलती है, और उसके बाद मदुरई रामनाथपुरम होते हुए पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 165। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहां पर जब आप विकल्प पर गौर करेंगे तो यहां पर डी विकल्प जरा देखिए, लिखा है महानदी तेल नदी। ये बिल्कुल सही सुमेलित है। क्यों? आपको याद दिला दें कि जब आप अभी पिछला प्रश्न कर रहे थे जिसमें पूछा गया था कि कृष्णा नदी की कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है, तो वहां पर आपने ऑप्शन में लिया था कि तेल नदी। तो फिर वहां मैंने आपको बताया था कि तेल नदी किसकी सहायक है? महानदी की सहायक है। क्लियर है? तो याद रखेंगे यहाँ पर महानदी और तेल का सही सुमेलन है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 165 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। क्लियर है? ये बिल्कुल सही है कि जो तेल नदी है महानदी की सहायक है। क्लियर है? तो इस तरह से भी आप प्रश्न को करेंगे। देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है कि जो तेल नदी है वो महानदी की सहायक नदी है। क्लियर है? और बनास जो है ये किसकी सहायक नदी है? चंबल की। क्लियर है? चंबल की। और भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। याद है, मैं जब कृष्णा की सहायक नदियों को आपको बता रहा था तो मैंने आपसे बताया था कि भीमा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। क्लियर है? भीमा के अलावा मैंने आपको क्या बताया था? कोयना बताया था, पंचगंगा, दूधगंगा बताया था, फिर उसके बाद हमने आपको मूसी बताया था, तुंगभद्रा बताया था, मालप्रभा, घाट प्रभा बताया था। क्लियर है? तो ये सारी नदियां जो हैं किसकी सहायक नदी हैं? कृष्णा की सहायक नदी है। आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रखना है। और गोदावरी की सहायक नदी कौन सी? इंद्रावती होती है। क्लियर है? गोदावरी के संदर्भ में भी डिटेल चर्चा हो चुकी है आपसे। तो यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 166, और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? क्लियर है? अब पूछा जा रहा है कि पंचनद में कौन सी नदी इसमें शामिल नहीं है। तो याद करिए, पिछली क्लास को जब आप सिंधु नदी को डिटेल में पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपसे बताया था कि जो सिंधु नदी के बाद सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, ये जो नदियां हैं ये 5 नदी, इन्हीं को ही क्या कहते हैं? इन्हीं को ही कहा जाता है पंचनद। क्लियर है? तो पंचनद में कौन कौन सी नदी शामिल है? तो पंचनद में पंजाब की 5 प्रमुख नदियां हैं, जिसमें कौन कौन सी है? सिंधु के बाद जो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। ये जो सिंधु नदी है ये पंचनद में शामिल नहीं है। ठीक है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो यहां पर सिंधु नदी इसमें शामिल नहीं। ठीक है? अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि सिंधु नदी के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं कि ये मानसरोवर झील के निकट निकलती है, और ये जो पंचनद नदी है, पंचनद जो है ये पंजाब की 5 प्रमुख नदियां हैं, जिसमें सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम आती है। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। और कराची के पूर्व ये अरब सागर में गिर जाती है कौन सी? सिंधु नदी। क्लियर? तो स्पष्ट रूप से इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्लियर? और जैसे आपने ये देख लिया था कि सिंधु नदी
निकली है मानसरोवर के झील के पास। इसी तरह आपने ये, और कौन सा हिमनद है मानसरोवर झील के पास? बोखरचू हिमनद, जहाँ से सिंधु नदी निकलती है। उसके बाद अगर बात कर लें सिंधु नदी के अलावा झेलम की, तो वेरीनाग के समीप से निकलती है। क्लियर है? और अगर हम बात कर लें सतलज नदी की, तो सतलज नदी कहाँ से? राकसताल से निकलती है। क्लियर है? और इसी तरह से ब्यास नदी जो ऑप्शन में दी गई है, अगर ब्यास नदी की बात कर लें तो रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 167। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो याद रखिएगा, मार्ग में परिवर्तन के लिए अगर कुख्यात पूछा जाए तो यहां पर आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। कोसी नदी जो है ये अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। कौन? कोसी नदी। अब आइए जरा कोसी नदी के बारे में डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहली बात चर्चा कर लेते हैं कि जो कोसी नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो याद रखिएगा, कोसी नदी जो है ये नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, और इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? गोसाई थान की चोटी के उत्तर से। क्लियर? तो याद रखेंगे कि जो कोसी नदी है ये गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलती है, और कोसी नदी जो है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, और ये अपने मार्ग में परिवर्तन के कारण बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है। यानी बिहार का शोक किस नदी को? कोसी नदी को। क्यों? क्योंकि ये अपने मार्ग में बहुत परिवर्तन करती है, और इसका उद्गम कहाँ से है? गोसाई थान चोटी के उत्तर से, और कोसी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि इस नदी की मुख्य धारा अरुण है। अब याद रखिएगा जो अरुण नदी है ये कोसी की सहायक नदी है। क्लियर है? और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर हम सहायक नदी की बात कर लें तो सहायक नदियों में, कोसी की सहायक नदियों में अगर हम बात करें तो थारू, सून कोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लीख, दूध कोसी, भोट कोसी, तांबा कोसी आदि है। ठीक है? तो ये सभी क्या है? ये सभी कोसी नदी के सहायक नदी है। क्लियर? तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 168, और पूछा जा रहा है कि निम्न नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो यहां पर अगर आप विकल्प को देखेंगे तो सभी नदियों के बारे में आपको जानकारी है। सतलज नदी के बारे में आप जानते हैं कि ये तिब्बत में राकसताल के पास से निकली है, यानी यहाँ पर आप प्रश्न संख्या 168 का सीधा जवाब विकल्प ए कर लेंगे। अगर रावी नदी के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से। चेनाब नदी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा दर्रे के पास से। और ब्यास नदी की बात करें तो रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से ब्यास नदी का उद्गम होता है। तो इसलिए यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि सतलज नदी तिब्बत के राकसताल से, रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश राज्य के बाड़ालाचा दर्रे के पास, और ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड के पास से निकलती है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की निम्न नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इन नदियों का निम्नलिखित में इनका दक्षिण से चलते हुए उत्तर की ओर सही क्रम क्या होगा? क्लियर है? देखिए प्रश्न में आपको यहाँ पर जो नदियों के नाम दिए गए हैं ये बता दिया गया है कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब दक्षिण से उत्तर की ओर इनका आपको क्रम सेट करना है। क्लियर है? तो देखिए अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम की बात कर लेंगे तो दक्षिण में सबसे कौन सी नदी आ जाएगी? तो सबसे दक्षिण में आप देखेंगे कावेरी नदी। तो इसको कूट बनाते हुए चलिए, तो कावेरी नदी सबसे दक्षिण में। फिर उसके बाद दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे तो कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी का कूट 3। कृष्णा नदी के बाद गोदावरी नदी 1, गोदावरी के बाद महानदी यानी 4, और महानदी के बाद स्वर्ण रेखा नदी यानी 5। और इस प्रकार कूट क्या बन रहा है? 2 3 1 4 5। 2 3 1 4 5 के आधार पर यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो रहा है। 2 3 1 4 5। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 169 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। ये है दक्षिण से उत्तर की ओर का क्रम। क्लियर है? देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया गया है कि बंगाल की खाड़ी में पूर्वी तट पर जल गिराने वाली जो नदियां हैं उनका दक्षिण से उत्तर का क्रम। अब यहाँ पर सारी नदियों का, जो भी नदियां उनका एक क्रम दे दिया गया। जैसे दक्षिण से अगर उत्तर की तरफ चलें तो सबसे दक्षिण में यहाँ पर ताम्रपर्णी, उसके बाद उसके उत्तर में वैगई, कावेरी, पेन्नार नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी और स्वर्ण रेखा नदी। क्लियर? तो ये जो प्रमुख नदियां हैं जो पूर्वी तट पर अपना जल गिराती हैं उनका दक्षिण से उत्तर की तरफ का क्रम है। लेकिन जो प्रश्न में आपसे नदियां पूछी गई थी अगर उसमें आप दक्षिण से उत्तर का क्रम देखें तो उसमें कावेरी नदी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और स्वर्ण रेखा। क्लियर है? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। अच्छा, यहाँ पर जो नदियां दी गई हैं इसमें कुछ ऐसी नदी हैं जिनके बारे में आप नहीं पढ़े हैं, जैसे ताम्रपर्णी नदी। क्लियर है? देखिए ये जो ताम्रपर्णी नदी है, बहुत संक्षेप में आपसे चर्चा कर लेते हैं। ये जो ताम्रपर्णी नदी है इसका उद्गम जो है ये दक्षिणी सह्याद्री में। क्लियर है? और दक्षिणी सह्याद्री में किस पहाड़ी पर? तो याद रखेंगे अगस्त्यमलाई पहाड़ी से। क्लियर है? तो याद रखेंगे जो ताम्रपर्णी नदी है दक्षिण सह्याद्री के अगस्त्यमलाई पहाड़ी से ये निकलती है और अपना जल मन्नार की खाड़ी में गिराती है।
ये बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। उसके बाद वैगई कावेरी पर चर्चा हुई, पेन्नार नदी इस पर चर्चा नहीं हुई है। याद रखिएगा ये जो पेन्नार नदी है ये कर्नाटक में ये नदी पहाड़ी से होकर निकलती है और अपना मुहाना कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में बनाती है। क्लियर, तो ये भी याद रखेंगे। और ये बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश के पास जो है अपना मुहाना बनाती है। क्लियर है, तो इस तरह से आप इस नदी को भी ध्यान में रखेंगे। स्वर्ण रेखा नदी ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। क्लियर है, तो इस तरह से आप इन नदियों को ध्यान में रखेंगे। एक क्रम भी पूछा जाता है, जैसे जितना टोटल क्रम है दक्षिण से उत्तर का, इन सभी क्रम को आप ध्यान में रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 170 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। गोदावरी वैनगंगा बिल्कुल सही है, यानी गोदावरी की सहायक नदी कौन सी होगी, वैनगंगा, तो ये बात बिल्कुल सही है, चर्चा हो चुकी है। नर्मदा की सहायक नदी मंड दिया है। अब देखिए नर्मदा की सहायक नदी मंड नहीं है, मंड किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है। क्लियर है, तो ये यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, तो इसलिए आंसर 170 का बी हो जाएगा। नर्मदा को आप मंड से नहीं कोरिलेट करेंगे, नर्मदा नदी की सहायक नदी जैसे तवा हो जाएगी। क्लियर है, लेकिन मंड की बात करें तो ये महानदी की सहायक नदी है। क्लियर है, मंड जो है ये महानदी की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी दूधगंगा, आप पढ़ चुके हैं। कावेरी की सहायक नदी हेमावती, ये भी सही है। क्लियर है, तो इस प्रकार यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा नर्मदा की सहायक नदी तवा है, और ये जो ऑप्शन में मंड दिया गया था, मंड नदी की सहायक नदी मतलब किसकी सहायक नदी, तो महानदी की सहायक नदी है मंड। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 171 में आपको सूची को सुमेलित करना है। पहला लिखा है ए ऑप्शन में कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। देखिए अगर आप पश्चिम की ओर बहने वाली नदी को देखेंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे ताप्ती हो जाएगा। क्लियर है, पश्चिम की ओर बहने वाले में नर्मदा ताप्ती प्रमुख नदियां हैं, तो यहाँ पर आप ए को किससे सुमेलित करेंगे, तीसरे के साथ। इसी तरह कराए हिमालय पार नदी, हिमालय पार नदी का मतलब उसके उस पार, तो अभी आप पढ़ के आ रहे हैं सतलज के बारे में। क्लियर है, तो आप यहाँ हिमालय पार में क्या करेंगे, सतलज को कोरिलेट कर लेंगे, बी को चौथे के साथ। वृद्ध गंगा, आज ही की क्लास में आपने पढ़ा कि वृद्ध गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं, वृहत गंगा कहते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर आप जो सी है उसको किससे सुमेलित कर देंगे, दूसरे से। बंगाल का शोक, ये भी आज आपने पढ़ा है, बंगाल का शोक किसको कहते हैं, दामोदर नदी को, पहले से कोरिलेट कर लेंगे। तो आपका कूट क्या बन रहा है, 3 4 2 1, 3 4 2 1 के आधार पर यहाँ पर बी विकल्प से हो जाएगा 3 4 2 1, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में ताप्ती, हिमालय पार की नदियों में सतलज, वृद्ध गंगा गोदावरी को, और बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 172 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय की नदी है। अब देख रहे हैं एक ही प्रश्न को कई बार किस तरह से बार बार पूछा जा रहा है, तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा, सतलज नदी जो है ये हिमालय पार जो है यानी ट्रांस हिमालय के क्षेत्र से निकलती है। और कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। और अन्य नदियों के बारे में भी आपने डिटेल में पढ़ रखा है। क्लियर है, तो यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और ये इस पर चर्चा हो गई कि राकस ताल से निकलती है, और ये नदी भारत में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, और हिमाचल प्रदेश में ही इस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। क्लियर है, किस पे, सतलज नदी पर। और बांध के पीछे एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है जो गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 173 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उस क्लास को याद करिए जिसमें आपको मैंने कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा इससे संबंधित टॉपिक को पढ़ाया था। तो मैंने आपसे बताया था कि जो कर्क रेखा है इसको 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो वहां पर भी मैंने जिक्र कर लिया था कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है उसका नाम है माही नदी। क्या नाम है, माही नदी। यहाँ पर प्रश्न संख्या 173 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, अब देखिए ये तो आपने देख लिया कि जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर। अगर हम बात कर लें कि जो माही नदी है इस माही नदी का उद्गम कहाँ से, ठीक, तो याद रखिएगा जो माही नदी है ये मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम हुआ है। तो पहली बात तो ये स्पष्ट हो गई कि माही नदी मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम हुआ है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जो माही नदी है ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्य से होकर बहती है और खंभात की खाड़ी अरब सागर की में गिरती है। क्लियर, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। और माही नदी एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है, और अगर हम माही नदी की सहायक नदी को भी यहीं पर कोरिलेट कर दें तो जो माही नदी की सहायक नदी जो आपको ध्यान में रखना है वो है जाखम, इसके अलावा चाप, अनस, अनस बहुत पूछा जाता है, अनस याद रखेंगे, और सोम। क्लियर है, तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे, जाखम, सोम, चाप और अनस ये सभी किसकी सहायक नदी है, माही की सहायक नदी है। क्लियर है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 174, ये स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदी है। क्लियर है, तो देखिए चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदी है, ये स्टेटमेंट क्या है, पूरी तरीके से सही है।
कि चंबल बेतवा केन जो है ये यमुना की सहायक नदी है, तो ये बात सही है। आपसे प्रश्न पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो ये तो सही है। अगला कह रहा है कि उक्त 3 नदियों में चंबल सबसे बड़ी नदी है। उक्त 3 नदियों में यानी चंबल बेतवा और केन में चंबल जो है ये सबसे बड़ी नदी है, तो ये बात क्या है, ये बात भी यहाँ पर सही है कि चंबल बेतवा और केन में चंबल सबसे बड़ी नदी है। अगला कह रहा है कि दक्षिण से गंगा नदी में 2 सह नदियां टोन्स और सोन आकर मिलती है, यानी दक्षिण से गंगा की 2 सह नदियां जिसमें टोन्स और सोन आकर मिलती है, तो याद रखेंगे ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि इन 2 नदियों में टोन्स बड़ी नदी है, यानी कहने का मतलब है कि जो दक्षिण से गंगा में 2 सह नदियां टोन्स और सोन आकर मिलती हैं, कह रहा है कि इन 2 नदियों में टोन्स बड़ी नदी है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। क्लियर है, इन दोनों नदियों में सोन नदी जो है ये बड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका चौथा स्टेटमेंट जो है ये सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 174 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला देखिए, इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि ये जो चंबल बेतवा और केन है ये किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, और इन तीनों में चंबल सबसे बड़ी नदी है, लंबाई है 960 किलोमीटर। क्लियर है, अगर वहीं हम बेतवा की लंबाई देख लें तो 480 किलोमीटर है, और केन की लंबाई देख लें तो 427 किलोमीटर है। क्लियर है, और दक्षिण में गंगा में 2 सह नदियां जैसे टोन्स और सोन है, इन दोनों नदियों में सोन नदी जो है ये बड़ी है। इस सोन नदी की लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर, और वहीं टोन्स नदी की लंबाई है 265 किलोमीटर। क्लियर, तो ये सभी बातें आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 175 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, लूनी नदी। याद रखिएगा, लूनी नदी के ऊपरी भाग में मीठे जल और निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 175 का यहाँ पर आपको बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 175 का बी विकल्प। यहाँ पर अगर हम बात कर लें इसकी पूरी डिटेल की लूनी नदी की, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो याद रखिएगा, जो लूनी नदी है ये राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलती है। क्लियर है, तो याद रखेंगे लूनी नदी कहाँ से निकलती है, राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में जो अरावली श्रेणी है वहां पर नाग पर्वत से निकलती है कौन, लूनी नदी। कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। ठीक, लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल और निचले मार्ग में खारे जल का प्रवाह होता है, ये एक लवणकारी नदी के नाम से जानी जाती है, कौन, लूनी नदी। क्लियर है, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए कि लूनी की सहायक नदी की बात कर लें, तो जैसे फेमस में देखिए खारी नदी हो जाए या सुकरी, जवाई बूंदी, ठीक है, ये सभी नदियां जो हैं ये सभी नदी किसकी उदाहरण है, लूनी नदी की सहायक नदी का उदाहरण है। और याद रखिएगा, ये जो लूनी नदी है रेगिस्तान की गंगा इसको कहते हैं। ठीक है, रेगिस्तान की गंगा किसको कहते हैं, लूनी नदी को कहा जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 176 और पूछा जा रहा है कि मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है। तो याद रखिएगा, ये जो मोरीबंद डेल्टा है ये बंगाल डेल्टा का उपविभाग है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 176 का सही जवाब होगा विकल्प सी। स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। क्लियर है, सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 177 में यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, एक तरफ नदी का नाम है और दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी दी गई है। सबसे पहले दिया गया गंगा नदी। देखिए गंगा की सहायक नदी कौन है, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सोन, तो यहाँ पर आप ए को कोरिलेट करेंगे चौथे के साथ। गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन है, मंजीरा, तो बी को आप कोरिलेट करेंगे किसके साथ, तीसरे के साथ। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी की सहायक नदी आपने अभी पढ़ा है भीमा, यानी सी को आप पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। और यमुना नदी की सहायक नदी यहाँ पर दिख रही है केन नदी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डी को सुमेलित करेंगे किसके साथ, दूसरे के साथ। जो कूट बन रहा है वो बन रहा है 4 3 1 2 का, और 4 3 1 2 के आधार पर यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, 4 3 1 2। क्लियर है, अगला देखिए, देखिए यहाँ पर विस्तार में दिया भी है कि गंगा की सहायक नदी सोन। अब हम गंगा की कुछ और सहायक नदियों के अगर बारे में बात कर लें तो जैसे हम आपको याद दिला दे रहे हैं कि जैसे गंगा की सहायक नदी में यमुना है, सोन नदी आपने पढ़ी ली, कर्मनासा नदी बहुत पूछी जाती है, पुनपुन नदी, कोशी नदी, महानंदा, गोमती, गंडक, घाघरा, ये सभी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, तो ये ध्यान रखेंगे। जैसे गोदावरी है, अगर गोदावरी की बात करें तो मंजीरा, इसको मैंने आपको बताया था। इसके अलावा पूर्णा नदी, ये भी कई बार पूछा गया है, प्राणहिता नदी, पेन गंगा, वेन गंगा, ये भी बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा गोदावरी की सहायक नदी में इंद्रावती और दुधना, ये भी जो है महत्वपूर्ण है। क्लियर है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। कृष्णा की सहायक नदी में मैंने भीमा के साथ तुंगभद्रा का नाम बताया था, ये बहुत पूछा जाता है। कृष्णा की सहायक नदी में भीमा तुंगभद्रा के अलावा हमने आपको बताया था पंचगंगा, दूध गंगा, ठीक है, घाट प्रभा, क्लियर है, और पंचगंगा हमने बता ही दिया है, मूसी, मालप्रभा, वर्णा, ये सभी किसकी सहायक नदी है, ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है। देखिए यहाँ पर जो कंफ्यूजन होती है
जैसे आपने ये पढ़ा है कि पेनगंगा और वेनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदी है, लेकिन वहीं याद रखिएगा दूध गंगा किसकी सहायक नदी? कृष्णा की। क्लियर है? पंचगंगा किसकी सहायक नदी? कृष्णा की। क्लियर है? तो ये बातें ध्यान में रखेंगे। जैसे यमुना की सहायक नदी में केन हो गया, इसके अलावा आप जानते हैं बेतवा, चंबल, रिहंद, ये सभी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। तो इतनी बातें आप बेसिक तौर पर बिल्कुल याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 178 और पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत, तो इंदिरा गांधी जो नहर है इसके जल का स्रोत कहाँ से है? तो यहाँ पर याद रखेंगे इंदिरा गांधी जो ये जो नहर है, यहाँ पर जो विकल्प हो जाएगा, यहाँ पर सतलज नदी, ब्यास नदी, ये दोनों जो है इंदिरा गांधी नहर के स्रोत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प से हो जाएगा सतलज और ब्यास। क्लियर है? आइए जरा इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। देखिए जो इंदिरा गांधी नहर है ये राजस्थान की प्रमुख नहर है और इंदिरा गांधी नहर का जो पुराना नाम है वो है राजस्थान नहर। क्लियर है? और ये जो नहर है ये सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बैराज से निकलती है। सतलज और ब्यास के संगम पर निर्मित हरिके बैराज से निकलती है और ये नहर पंजाब, राजस्थान को पानी आपूर्ति कराती है। इस नहर का जो उद्घाटन था वो तो 30 मार्च 1958 को हुआ था और 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। क्लियर? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे इंदिरा गांधी नहर के बारे में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 179 पूछा जा रहा है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन मन्नार की खाड़ी में गिरती है? अभी आपने मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली कई नदियों को पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर जो पेन्नार नदी है विकल्प ए में दी गई है, ये कहाँ जल गिराती है? ये बंगाल की खाड़ी में, और वो भी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के पास। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। कावेरी नदी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में, वैगई नदी, अब देखिए वैगई नदी के बारे में हमने आपको बताया है कि जो वैगई नदी है ये तमिलनाडु राज्य में मदुरई जिले के पास वरुषनाद पहाड़ी जो है वहां से ये निकलती है। क्लियर है? और उसी समय मैंने आपसे बताया था कि ये जो वैगई नदी है ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा कि मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? वैगई नदी। क्लियर? तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे वैगई नदी तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले के वरुषनाद पहाड़ी से निकलती है और मदुरई रामनाथपुरम जिले से होते हुए मंडपम के पास मन्नार की खाड़ी में गिरती है। और याद रखेंगे मदुरई शहर जो है वो इसी वैगई नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है और बाकी नदियों के हमने आपको जो पानी गिराने वाले स्थल हैं वो बता दिए। अगला देखिए, यहां पर प्रश्न संख्या 180 में पूछा जा रहा है कि दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? तो देखिए जो दूध गंगा नदी है ये जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त ये नदी उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी है। तो यहाँ पर जम्मू और उत्तराखंड दोनों विकल्प दिया गया है। क्लियर है? हालांकि दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में है यही माना है आयोग ने। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी है, तो इसलिए यहाँ पर यह प्रश्न विवादित हो जा रहा है। तो याद रखेंगे दूध गंगा नदी जो है ये जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी अवस्थित है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 181 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? क्लियर है? अब देखिए अध्यारोपित नदी यानी सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न की बात हो रही है। तो यहाँ पर चर्चा हुई थी कि अध्यारोपित नदी के उदाहरण में चंबल नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 181 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अध्यारोपित नदियों के उदाहरण में मैंने आपको ये बताया था कि अध्यारोपित नदियों में ऐसी नदी जो अपनी घाटी में प्रवाहित हो रही है और प्रवाहित होते हुए अपना वो निचला तल प्राप्त करना चाहती है और इस क्रम में जो कटाव करती है तो वो दरार जो उत्पन्न होता है वहां से ज्वालामुखी उत्पन्न और उसके बाद उसके द्वारा जो लावा निकलता है उसके जमाव से एक चट्टान बनती है। लेकिन जब नदी का जल आता है, वर्षा के बाद जब नदी का जल आता है तो फिर से वो पुरानी अवस्था में लाने का प्रयास करता है और वो पुनः पुरानी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रक्रिया को हम अध्यारोपित कहते हैं और ये जो अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप है इसका उदाहरण क्या है? चंबल नदी। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चंबल जो है यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ये अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। क्लियर है? ये बात इस तरह। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो चंबल नदी अगर हम इसका उद्गम स्थल देख लें तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट जाना पाव पहाड़ी से है। क्लियर है? स्पष्ट याद रखेंगे कि चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के समीप जाना पाव पहाड़ी से चंबल का उद्गम है और इसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे। और एक बात और मैं आपसे बात कर लूं, जैसे चंबल नदी जो है इसकी सहायक नदी कौन है? तो चंबल नदी सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी काली सिंध, बनास, पार्वती, छिप्रा, खारी, ये सभी प्रमुख नदियां हैं जो कि चंबल की सहायक नदी हैं और इसमें काली सिंध के अलावा बनास, पार्वती और छिप्रा बहुत पूछी जाती है। तो याद रखेंगे, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, चंबल की सहायक नदी में काली सिंध, बनास, पार्वती, छिप्रा और खारी ये जो है सहायक नदी है।
और ये तो आप जानते हैं कि जो आपकी यमुना नदी है उसी की सहायक नदी, ये यमुना की सहायक नदी है कौन? चंबल। चंबल, केन, बेतवा, ठीक है। और बेतवा कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वत रायसेन से। केन नदी कहाँ से निकलती है? तो कैमूर पहाड़ी सतना से। क्लियर है? तो ये जो नदियां हैं इनके बारे में आपको इतने फैक्ट तो जरूर पता होने चाहिए। क्लियर है? अगला देख लेते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 182 और ये कथन कारण से संबंधित है। आइए पहले कथन को देखते हैं। कथन में कहा जा रहा है कि भारत की पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। क्लियर है? तो देखिए, जो नदियां पश्चिमी घाट की तरफ गिरती हैं वो नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यानी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां चूंकि कठोर चट्टान से होकर प्रवाहित होती हैं और छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं, तो ये एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। क्लियर? तो इस प्रकार यहां पर आप देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। अगला देखिए, आइए कारण को देखते हैं। कारण में कह रहा है कि वे छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों से प्रवाहित होती है, तो कारण भी बिल्कुल सही है। ये बात सही है कि जो पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां हैं वो कठोर चट्टानों से होकर गुजरती हैं और छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं, और ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है यहाँ पर देखिए, कुछ इसके डिटेल देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक बात देखिए, जो नदी पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ये नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं, साथ ही साथ डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्लियर हो गया? जो नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पूरब की तरफ जाती हैं, जिनका क्रम अभी आपने देखा था, तो ये नदियां जो हैं ये लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं और डेल्टा बनाती है। लेकिन जो पश्चिम की ओर जाती हैं नदियां, ये कठोर चट्टानों से होकर बहती हैं और छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं, और ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये किसका निर्माण करती हैं? एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। क्लियर है? और घटना क्या है? उन्मज्जन और निमज्जन की। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 183 और पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा कि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो मुख्य रूप से वृक्षानुमा जो अपवाह तंत्र है उसको धारण करती है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 183 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो दक्षिण भारत की नदियां वृक्षानुमा अपवाह तंत्र का उदाहरण करती है। इसको वृक्षानुमा कहें या पादपाकार अपवाह तंत्र, दोनों बातें सेम है। तो याद रखिएगा, ये जो वृक्षानुमा अपवाह तंत्र है इसका विकास जो है ये ग्रेनाइट सेल वाले चौड़े और सपाट विस्तृत भाग से होता है। क्लियर है? और यह प्रवाह देखने पर वृक्ष के तने और शाखाओं के समान लगता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 184 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है? आप देख लीजिए, अगर हम बात कर लें कि अहमदाबाद, तो ये किस नदी के तट पर है? तो अहमदाबाद साबरमती की नदी के तट पर, ये सही है। हैदराबाद की बात कर लें तो हैदराबाद जो है ये कृष्णा नदी की नहीं, ये किसके नदी पर है? हैदराबाद मूसी नदी। ठीक है? और मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा की सहायक नदी है। क्लियर है? ये आप पढ़े थे, मैंने आपसे ये कहा भी था कि ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, जो हैदराबाद है ये मूसी नदी की सहायक नदी, और ये कृष्णा पर नहीं, कृष्णा की सहायक नदी मूसी के तट पर है। तो ये यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। अगर वहीं बात करें कोटा की, तो कोटा चंबल नदी के किनारे, और नासिक की बात करें तो गोदावरी, ये भी सही है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 185 और पूछा जा रहा है कि यहाँ पर सुमेलित करिए। जैसे कटक, तो अब आप देख रहे हैं कटक उड़ीसा में किस नदी से आपको रिलेट करेंगे? महानदी, यानी एक को आप तीसरे के साथ। अगर बात करेंगे लुधियाना की, तो लुधियाना किसके? तो लुधियाना से आपको रिलेट कर दीजिए सतलज नदी को। ठीक है? बी को चौथे के साथ। अगर हम बात करें नासिक, तो ये भली बात आप जानते हैं कि गोदावरी से आप अटैच करेंगे। और उज्जैन की बात करें तो क्षिप्रा नदी। तो यहाँ पर आप डी को कोरिलेट करेंगे दूसरे के साथ। तो जो कूट बन रहा है वो बन रहा है 3 4 1 2। 3 4 1 2 के आधार पर प्रश्न संख्या 85 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, तो स्पष्ट हो गया कि कटक जो है उड़ीसा में, ये महानदी किनारे, लुधियाना सतलज नदी, और उसके बाद नासिक गोदावरी, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 186 और ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती हैं। क्लियर है? और दूसरी बात, कारण में बता रहा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। अब देखिए, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं ये सतत वाहिनी होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनके सतत वाहिनी होने का कारण क्या है? क्योंकि उनका उद्गम हिमनद से होता है। क्लियर है? हिमानियों से उनका उद्गम होता है, इसलिए वो सतत वाहिनी होती है। इसका और ये कारण में भी जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ये भी सही है। कहने का मतलब ये है कि ए और आर में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में बिल्कुल सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। तो ये बात जान लें। और व्याख्या क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये लिखा होना चाहिए था कि हिमालय से निकलने वाली नदियां
ये सतत वाहिनी होती है। सतत वाहिनी का मतलब उसमें हमेशा जल बना रहता है। और क्यों? क्योंकि इनका उद्गम हिमानियों से होता है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए और आर सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, तो यहाँ पर बी विकल्प आप सही कर लेंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर लिखा है हिमानी से होता है। क्लियर? और हिमालय में जो अधिकांश वर्षा वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला देखिए यहाँ पर सूची को आपको सुमेलित करना है। एक तरफ नदी के नाम है, दूसरी तरफ सहायक नदी है। अब गंगा की सहायक नदी सोन बिल्कुल हो चुका है, एक ये आप ए को चौथे के साथ। गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा तीसरा। कृष्णा की सहायक नदी भीमा पहला। और यमुना की सहायक नदी कौन है? केन दूसरा। तो सही कोड क्या बना है? 4 3 1 2। और 4 3 1 2 आधार पे यहाँ पर 4 3 2 1 के आधार पे डी विकल्प आपका आंसर हो जा रहा है। अगला देखिए, अगला है कथन कारण से संबंधित प्रश्न। कथन में कहा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो ये तो स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। और कारण में बता रहा है कि नर्मदा ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, इसीलिए ये अपना मार्ग परिवर्तित करके अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 188 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही की जा रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप चयन करेंगे आंसर अपना। यहाँ पर ए विकल्प आप सही करिए, दोनों सही है और व्याख्या भी सही हो रही है। क्लियर है? अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की अगर बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा ताप्ती जो है ये अरब सागर में अपना जल गिराती है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है कि भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किसमें जल का अभाव है? उनका चयन करिए। जल का अभाव, ठीक। अब देखिए, कावेरी के संदर्भ में तो आप बिल्कुल समझ गए थे कि कावेरी नदी के उत्तर और दक्षिणी तट पर यहाँ पर क्रमशः दक्षिण पश्चिम मानसून से और उत्तर पूर्वी मानसून से जल प्राप्त हो जाता है, इसलिए यहाँ पर वर्ष भर जल रहता है। देखिए, अगर हम बात कर लें कि कहाँ पर जल अभाव की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे साबरमती तट पर और तापी तट पर, इसमें जो है जल का अभाव है। तो यहाँ पर आप पहला और दूसरा ये दो ले लेंगे। साबरमती और तापी नदी के तटों पर जल की कमी रहती है, तो यहाँ पर आप जो सही आंसर करेंगे वो ए विकल्प करेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 190 में पूछा जा रहा है कि दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है। तो याद रखिएगा, जो दक्कन के पठार में नदियों के प्रवाह की बात कर लें तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, दक्कन के पठार का जो ढाल है वो कैसा? पश्चिम से पूर्व की ओर है। क्लियर है? तो इसीलिए दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह कैसा होता है? पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 190 का सही जवाब क्या होगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, जो दक्कन का पठार है ये पूर्वी और पश्चिमी घाटों से घिरा है। उत्तरी छोर में बिंद रेंज है, और जो दक्कन के पठार का ढाल है वो कैसा है? पश्चिम से पूर्व दिशा का है, और इससे नदियों का जो प्रवाह है वो भी कैसा हो जाता है? पश्चिम से पूर्व होता है। ठीक है? और यहाँ प्रमुख जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उसमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। क्लियर? कौन कौन सी नदी है? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 191 और पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि तिस्ता नदी गंगा की सहायक है। तो देखिए, आप ये पढ़ चुके हैं कि तिस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट ही गलत है और यही पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। तिस्ता नदी गंगा की नहीं, ब्रह्मपुत्र की सहायक है। ठीक है? अगला स्टेटमेंट भी देख लीजिए, जैसे उकाई बांध परियोजना तापी नदी पर है, तो ये सही है। दून लंबी पर्वतीय घाटियां, ये भी सही है। और कोरोमंडल तटीय मैदान मालाबार तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है, ये भी बात सही है कि जो पूर्वी तटीय मैदान है वो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। क्लियर? अगला देखिए, आइए थोड़ा इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। जैसे बात कर लें तिस्ता के उद्गम की, तो याद रखिएगा, ये जो तिस्ता नदी है ये सिक्किम राज्य में स्थित पहुनरी ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है। तो याद रखेंगे, तिस्ता का उद्गम कहां से हुआ? सिक्किम राज्य के पहुनरी ग्लेशियर से। याद रखिएगा, दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। यही कारण है कि तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दूसरी बात, जो उकाई बांध परियोजना की बात हो रही थी, ये उकाई बांध परियोजना का निर्माण ताप्ती नदी पर हुआ है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। क्लियर? उसके बाद जो बात हो रही थी कि दून की, कि दून लंबी पर्वतीय घाटियां हैं, तो याद रखिएगा कि लघु और शिवालिक पर्वतमाला के मध्य पश्चिम में जो घाटी पाई जाती है उसको कहते हैं दून, और उसी आधार पर नाम पड़ा देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। और जो इसमें पूर्व की घाटियां होती हैं उनको द्वार कहते हैं, और इनका नाम है हरिद्वार। क्लियर? तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। और जो लास्ट स्टेटमेंट कहा गया कि जो पूर्वी तटीय मैदान है, अगर हम इनको पश्चिमी तटीय मैदान से तुलना करें तो ये चौड़े होते हैं। इसी को दूसरी तरह से कहा गया कि कोरोमंडल तट जो है, यानी कोरोमंडल तटीय मैदान जो है, ये मालाबारी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा होता है। क्लियर? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। और तिस्ता
नदी के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो तीस्ता नदी है, ये तीस्ता नदी सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय क्षेत्र में बहती है, यानी दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय क्षेत्र में बहती है कौन? तीस्ता नदी। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर है सलाल, तो ये सलाल जो है ये किसे सुमेलित हो जाएगा? चिनाब से। क्लियर है? तो यहाँ पर आप ए को सुमेलित कर देंगे दूसरे के साथ। वहीं अगर थीन बांध की बात कर लें तो थीन बांध को आप किससे सुमेलित कर लेंगे? तो याद रखिएगा थीन बांध को आप सुमेलित करेंगे रावी से। क्लियर है? तो यहाँ पर बी को सुमेलित कर लीजिएगा तीसरे के साथ। फिर काकरा पार है, काकरा पार किस पे? तो आप जानते हैं काकरा पार किस पे? तापी पर, तो चौथे के साथ कर लीजिएगा। और नागार्जुन को आप सीधे कर लीजिएगा कृष्णा के साथ, तो यहाँ पहला। तो कूट क्या बना? 2 3 4 1, और 2 3 4 1 के आधार पर यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। 2 3 4 1, 2 3 4 1 के आधार पर यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, जैसे सलाल, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? चिनाब नदी से। थीन बांध की बात करें तो किससे हो जाएगा? रावी नदी से। क्लियर है? तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। थीन बांध रणजीत सागर चमेरा। क्लियर है? काकरा पार तापी नदी पर। क्लियर है? और आपको पता है कि तापी नदी पर और कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे तापी नदी पर बैतूल है, सूरत भी बसा है तापी नदी पर, तो ये भी बातें आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 193 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? आपको गलत जोड़े की पहचान करनी है। पहला लिखा है कोटा चंबल, ये हो चुका है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला कह रहा है भुवनेश्वर महानदी, और भुवनेश्वर महानदी की अगर हम बात कर लें तो भुवनेश्वर महानदी गलत दिया है। क्यों गलत दिया है? क्योंकि भुवनेश्वर किसी नदी पर स्थित नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगर हम जबलपुर की बात करें तो नर्मदा नदी, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें कटक की, उड़ीसा में, किस नदी पर? महानदी पर, यह भी सही है। तो इसलिए प्रश्न संख्या 193 का बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा कोटा चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर जबलपुर है, और कटक जो है महानदी पर स्थित है। क्लियर? तो ये सारी बातें याद रखेंगे। इसी तरह एक पूछा जाता है संबलपुर, तो याद रखिएगा कटक के साथ साथ संबलपुर भी जो है ये महानदी पर स्थित है। क्लियर है? अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 194 और पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? अब देखिए मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा गोविंद घाट जो है यहाँ पर, ये मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। कौन? गोविंद घाट। देखिए ये जो गोविंद घाट है ये उत्तराखंड के चमोली जिले में। क्लियर है? और ये मंदाकिनी के किनारे नहीं है। याद रखिएगा गोविंद घाट जो है ये अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। क्लियर है? ये बात भी स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 194 का यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगर हम अन्य विकल्प की बात करें तो गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्त काशी, ये तीनों मंदाकिनी नदी पर अवस्थित हैं। क्लियर है? और वहीं अगर हम बात करेंगे गोविंद घाट की, ये अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी पर स्थित है। जो गोविंद घाट है ये अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी पर स्थित है। क्लियर है? तो स्पष्ट आप ध्यान में रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 195 और यहाँ पर आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ नगर है और दूसरी तरफ संबंधित नदी के नाम। जैसे अगर बात कर लें श्रीनगर की, तो श्रीनगर को सुमेलित करेंगे आप झेलम नदी से, तो यहाँ पर ए को सुमेलित कर लेंगे तीसरे के साथ। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर को आप सुमेलित करेंगे किससे? नर्मदा नदी से, तो यहाँ पर बी को पहले के साथ। डिब्रूगढ़ को किससे सुमेलित करेंगे? ब्रह्मपुत्र से, तो यहाँ पर आप सी को सुमेलित करेंगे चौथे के साथ। और जो संबलपुर है, अभी पीछे चर्चा हुई है कि कटक के साथ साथ संबलपुर जो है ये महानदी पर है, तो ये आप महानदी से कोरिलेट करेंगे, यानी डी को दूसरे के साथ। और कूट क्या बन रहा है? 3 1 4 2, और 3 1 4 2 के आधार पर यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह याद रखेंगे श्रीनगर झेलम नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, संबलपुर महानदी, और संबलपुर के साथ साथ कटक को भी याद रखेंगे महानदी के साथ साथ। और एक बात और याद रखिए, ये जो नर्मदा नदी है ये बहुत पूछा जाता है, जबलपुर के अलावा ओंकारेश्वर और भरूच, ये भी किस नदी की है? नर्मदा नदी। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 196, यहाँ पर आपको सूची को सुमेलित करना है। पहला दिया है घाटी नगर, तो घाटी नगर से कौन सुमेलित होगा? देहरादून। घाटी नगर देहरादून, ए को आप चौथे के साथ। संगम नगर को किससे सुमेलित करेंगे? टिहरी के साथ। क्लियर है? तो यहाँ पर बी को तीसरे के साथ। और गेट नगर की बात करें तो गेट नगर को ऋषिकेश के साथ, यानी सी को दूसरे के साथ। कटक नगर को मंसूरी के साथ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डी को आप पहले के साथ। तो जो कूट बन रहा है वो क्या बन रहा है? 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, सी विकल्प यहाँ पर सही हो जा रहा है। तो इस प्रकार याद रखेंगे घाटी नगर देहरादून, संगम नगर टिहरी, गेट नगर ऋषिकेश और कटक नगर मंसूरी। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 197 और यहाँ पर भी आपको सूची को ही सुमेलित करना है। एक तरफ नगर के नाम है और दूसरी तरफ नदी के नाम। पहला लिखा है गोरखपुर, तो गोरखपुर आप सभी जानते हैं किस पे? राप्ती नदी के किनारे, तो यहाँ पर आप ए को सुमेलित कर देंगे चौथे के साथ। दूसरा लिखा है फैजाबाद सरयू नदी, यानी बी को दूसरे के साथ। कानपुर आप कल पढ़ चुके हैं कि कानपुर, वाराणसी, कन्नौज, फतेहपुर,
इधर बक्सर, पटना, ये सभी क्या है, गंगा नदी के किनारे। क्लियर है? तो यहाँ पर आप कानपुर को गंगा नदी यानी सी को पहले के साथ, आगरा की बात करें तो आगरा को यमुना, तो यहाँ पर आप तीसरे से, तो जो कूट बन रहा है वो बन रहा है 4 2 1 3, और 4 2 1 3 के आधार पर यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, गोरखपुर राप्ती नदी, फैजाबाद सरयू नदी, कानपुर गंगा नदी, आगरा यमुना नदी के किनारे। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 198 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लें अहमदाबाद की, तो आप जानते हैं कि साबर नदी के तट पर है, तो ये तो है नहीं होगा। पूछ रहा है कि कौन सा नगर नदी तट पर नहीं है। तो अच्छा, भोपाल की बात करें तो देखिए भोपाल नदी तट पर स्थित नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प से। अब वहीं कटक की बात करें तो कटक तो आप कई बार पढ़ चुके हैं कि महानदी के तट पर है, और गोरखपुर अभी आपने पढ़ा है कि राप्ती नदी के तट पर, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, तो अहमदाबाद साबर नदी, कटक महानदी और गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा अजमेर। लूनी नदी के किनारे जो नगर है वो उसका नाम है, यहां पर जो विकल्प नाम है उसमें अजमेर है। तो प्रश्न संख्या 199 का यहां पर बी विकल्प सही हो जाएगा। अजमेर लूनी नदी के किनारे पर स्थित है, तो यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए लूनी नदी की अगर बात करें तो लूनी नदी भारत की एक अंतरवाही नदी है। इस नदी में अत्यधिक लवणता के कारण ये सिंचाई योग्य नहीं होती और पश्चिमोत्तर भारत के राजस्थान के अजमेर के निकट ये अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ी से ये इस नदी का उद्गम होता है। क्लियर है? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे लूनी नदी के किनारे। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 200 और पूछा जा रहा है कि अयोध्या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा अयोध्या नदी जो है ये किसके तट पर है, घाघरा नदी के तट पर है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 200 का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा कि घाघरा नदी के तट पर है अयोध्या। क्लियर है? और देखिए यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब अयोध्या घाघरा यानी सरयू नदी के किस तट पर स्थित है, तो याद रखेंगे दाहिने तट पर है। क्लियर है? याद रखिएगा सरयू नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जानते हैं और ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, और इसका उद्गम स्थल बात करें तो इसका उद्गम स्थल जो है ये 1080 किलोमीटर बहती हुई ये बलिया और छपरा के बीच गंगा नदी में मिल जाती है, और इसका काली नदी और शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे इसको काली नदी और शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये जो सरयू नदी है ये घाघरा नदी के नाम से भी और इसे काली नदी और शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो अयोध्या है ये सरयू नदी के दाहिने तट पर है। क्लियर है? यहाँ पर देखिए गोमती नदी दिया गया है, इससे रिलेटेड भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जैसे गोमती नदी के किनारे की बात कर लें तो प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। क्लियर है? गोमती नदी के किनारे पर लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर है। क्लियर? इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है तटीय भाग और द्वीप समूह। क्लियर है? तो यहाँ से अगली क्लास में कंटिन्यू किया जाएगा। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।